राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तोड़ा प्रोटोकॉल, काफिला रुकवा पहुंची लोगों के बीच, जनता का किया अभिवादन। झारखंड दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया। प्रोटोकॉल छोड़ वे बीच सड़क पर लोगों से मिलने पहुंची, जिससे लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। दरअसल झारखंड दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए सरायकेला पहुंची थीं। दीक्षांत समारोह के बाद वो वापस लौट रही थीं, जहां रास्ते में राष्ट्रपति की एक झलक पाने के लिए स्थानीय जनता सुरक्षा घेरों के बावजूद घंटों से बैरिकेडिंग के पीछे खड़ी थी। जब राष्ट्रपति का काफिला सरायकेला के आकाशवाणी चौक के पास पहुंचा तो जनसैलाब का उत्साह देख राष्ट्रपति स्वयं को रोक न सकी। प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए उन्होंने अचानक अपनी गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर लोगों के बीच पहुंच गईं। अचानक राष्ट्रपति को अपने बीच देख जनता का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। बैरिकेडिंग के बाहर खड़े लोगों ने भारत माता की जय के नारों से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। राष्ट्रपति ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों से आत्मीयता से मिली। इसके बाद खरकाई पुल की ओर जाने वाले मार्ग पर भी उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। सुरक्षा कर्मियों के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन राष्ट्रपति के इस जनता प्रेम ने सरायकेला और जमशेदपुर के लोगों के लिए इस दिन को ऐतिहासिक बना दिया। रांची में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर 30 को ट्रैफिक रूट में बदलाव। रांची ट्रैफिक पुलिस ने 30 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को देखते हुए शहर के कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया है। इसके तहत 30 दिसंबर को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। 30 दिसंबर को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। भारी वाहन रिंग रोड के माध्यम से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। एसएसपी आवास, दिवंगत दिशोम गुरु आवास, अतिथिशाला मोरहाबादी टीओपी, रेड क्रॉस वाले रोड में सामान्य वाहन का परिचालन वर्जित रहेगा। पार्किंग स्थल, फुटबॉल मैदान पार्किंग रांची कॉलेज मोरहाबादी, आर्मी मैदान मोरहाबादी, टीआरआई मैदान, मंदिर मैदान। झारखंड में ठंड बरकरार, 8 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। झारखंड में ठंड बरकरार है। 8 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इसमें रांची, डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार और सरायकेला शामिल हैं। इसमें सबसे कम न्यूनतम तापमान लोहरदगा का 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रांची का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है। 30 दिसंबर को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। रांची के आसपास के क्षेत्रों 30 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। 31 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। 1 जनवरी को अधिकतम 24 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और 2 जनवरी को अधिकतम 24 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। मंत्री जी मुझे बचा लीजिए, गोली से घायल अमन बर्मन से मिलने दुर्गापुर पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी। जामताड़ा में ज्वेलरी दुकान में हुई सनसनीखेज डकैती के दौरान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल अमन बर्मन से मिलने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी दुर्गापुर पहुंचे। उन्होंने अपना दिल्ली प्रवास रद्द कर मिशन हॉस्पिटल में अमन का हालचाल जाना। मंत्री को देखते ही अमन बर्मन भावुक हो गए। कांपते हाथों से मंत्री का हाथ थामते हुए उन्होंने मदद की गुहार लगाई। इस पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ हैं और इलाज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मंत्री से मुलाकात के बाद अमन के चेहरे पर डर की जगह उम्मीद और साहस नजर आया। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों की पूरी टीम के साथ बैठक कर इलाज की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट देखी और स्पष्ट निर्देश दिए कि उपचार पूरी गंभीरता और सावधानी से किया जाए। अमन के पिता अजित बर्मन और परिजनों ने भावुक होकर बेटे की जान बचाने की अपील की। इस पर मंत्री ने कहा कि उनके रहते किसी की जान जाने नहीं दी जाएगी और राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। फिलहाल अमन बर्मन की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि पैर के निचले हिस्से में मूवमेंट नहीं होना डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है। चिकित्सकों के अनुसार विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी जाएगी। जरूरत पड़ने पर बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की भी व्यवस्था की जाएगी। अस्पताल में मौजूद लोगों और परिजनों ने कहा कि किसी मंत्री का स्वयं अस्पताल पहुंचकर परिवार के सदस्य की तरह देखभाल करना उनके लिए भरोसे का बड़ा कारण है।
लड़की ने एमबीबीएस में एडमिशन के लिए खुद को दिव्यांग बताया। जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में फर्जी तरीके से एडमिशन लेने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कॉलेज में एडमिशन के लिए एक लड़की ने दिव्यांग सर्टिफिकेट दिखाकर और खुद को कान से कम सुनाई देने की बात कहकर नामांकन कराने पहुंची थी। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की ने जिस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था, उसमें लड़की के दोनों कानों में छेद और ऊंची आवाज सुनाई देने की बात कही गई थी। कॉलेज में नामांकन से पहले लड़की की मेडिकल जांच हुई, जिसमें खुलासा हुआ कि लड़की दिव्यांग नहीं थी और उसे सुनने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं थी। मेडिकल जांच होते ही लड़की मौके से फरार हो गई और नामांकन के लिए कॉलेज नहीं पहुंची। कॉलेज के प्रिंसिपल पारस महतो ने जानकारी दी कि एंट्रेंस के वक्त लड़की ने दिव्यांग का जिक्र नहीं किया था, नामांकन के वक्त उसने खुद को दिव्यांग बताया था। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक्शन मोड में रांची नगर निगम जलाशयों को अतिक्रमण और प्रदूषण मुक्त करने की कवायद तेज। राजधानी के प्रमुख जलाशयों को बचाने और शहर की जल व्यवस्था को सुरक्षित एवं मजबूत रखने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद रांची नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अदालत का स्पष्ट आदेश है कि जलाशयों के आसपास किसी भी तरह का अतिक्रमण, अवैध निर्माण और प्रदूषण को कतई बर्दाश्त न किया जाए और कार्रवाई में किसी तरह का पक्षपात न हो। इन निर्देशों को शहर के जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने कांके डैम, धुरवा डैम, गेतल सूद डैम और बड़ा तालाब, रांची लेक समेत सभी जलाशयों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जलग्रहण क्षेत्रों को नो एंट्री जोन घोषित कर अवैध निर्माणों पर रोक लगाने को कहा गया है। हाईकोर्ट का मानना है कि कैचमेंट एरिया में हो रहे निर्माण न केवल पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करते हैं, बल्कि भविष्य में गंभीर जल संकट का कारण भी बन सकते हैं। इन आदेशों के अनुपालन में रांची नगर निगम ने जलाशयों के आसपास निगरानी बढ़ा दी है। निगम की टीमें नियमित रूप से निरीक्षण कर रही हैं ताकि कचरा फेंकने, गंदे नालों को सीधे जलाशयों में छोड़ने और अवैध निर्माण जैसी गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। रांची नगर निगम का कहना है कि दूषित पानी को जलाशयों में जाने से रोकने के लिए नालों की पहचान की जा रही है और चरणबद्ध तरीके से उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर निगम आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इसमें संवेदनशील इलाकों की पहचान करना, अतिक्रमण हटाने की प्राथमिकता तय करना और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय शामिल हैं। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि नगर निगम की सक्रिय भूमिका से जलाशयों की स्थिति में धीरे धीरे सुधार दिख सकता है। यदि ये अभियान निरंतर चला और आम लोगों की भागीदारी भी इसमें जुड़ी, तो रांची के जलाशय न केवल साफ होंगे, बल्कि शहर को लंबे समय तक स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। हाईकोर्ट के निर्देश और नगर निगम की सक्रियता मिलकर रांची के जल स्रोतों को नई जिंदगी देने की उम्मीद जगा रहे हैं। चतरा में टीएसपीसी के पूर्व कमांडर समेत 2 की मौत, आपसी विवाद में हुई फायरिंग। चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र के गेंद्रा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के पूर्व टॉप कमांडर और उसके साथियों के बीच फायरिंग की घटना हुई है। इस घटना में टीएसपीसी के टॉप कमांडर देवेंद्र गंझू और उसका एक साथी चुरामन गंझू की मौत हो गई, जबकि श्याम गंझू और उसका साला गोपाल गंझू गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल गोपाल गंझू को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सिमरिया एसडीपीओ शुभम खंडेवाला ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पूरे मामले में आगे की छानबीन की जा रही है। दरअसल टीएसपीसी के पूर्व कमांडर देवेंद्र गंझू अपने साथियों के साथ रविवार देर रात कुंदा पुलिस स्टेशन इलाके के गेंद्रा गांव स्थित श्याम भोक्ता और उनके साले गोपाल भोक्ता के घर पहुंचे, जहां देवेंद्र गंझू और श्याम भोक्ता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दोनों के बीच फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में देवेंद्र गंझू एवं चुरामन गंझू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि श्याम भोक्ता और गोपाल भोक्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। देवेंद्र गंझू टीएसपीसी का टॉप कमांडर रहा था और उस पर झारखंड के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 36 गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। श्याम भोक्ता कुछ दिनों पहले ही एनआईए के एक मामले से जेल से बाहर निकला है। श्याम भोक्ता पर दर्ज मामले की जांच एनआईए कर रही है। दरअसल पलामू के पांकी इलाके में टीएसपीसी के हथियार की फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। इसी मामले की जांच एनआईए कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार अफीम के पैसे के बंटवारे और पूर्व के लेवी की रकम बंटवारे को लेकर विवाद हुआ है। इसी विवाद में फायरिंग हुई है। मामले में पुलिस ने जख्मी गोपाल गंझू से भी पूछताछ की है।
मां की उम्मीद पर खरा उतरी धनबाद पुलिस, 12 घंटे में चोरी हुआ नवजात बरामद। धनबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक नवजात की चोरी के मामले में सराहनीय कार्रवाई की है। मां की उम्मीद और भरोसे को कायम रखते हुए पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर चोरी हुए बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया। इस मामले में कुछ महिलाओं से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं इसका संबंध किसी बच्चा चोर गिरोह से तो नहीं है। दरअसल 25 दिसंबर को टुंडी के मुनियाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलवे गांव निवासी शालिग्राम मरांडी की पत्नी सरिता मरांडी ने धनबाद के SNMMCH अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया था। 27 दिसंबर की शाम करीब 8 बजे गायनी वार्ड से नवजात की चोरी हो गई। बताया गया कि एक महिला नर्स के वेश में आई और बच्चे को जांच कराने की बात कहकर अपने साथ ले गई। काफी समय बीत जाने के बाद जब नवजात वापस नहीं लाया गया तो परिजन चिंतित हो उठे। दंपति बार बार अस्पताल की नर्सों से बच्चे के बारे में पूछते रहे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद 28 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों के परिजनों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया। अस्पताल में लगे CCTV कैमरों की जांच की गई, जिसमें एक महिला को गोद में नवजात लेकर जाते हुए देखा गया। इसके बाद सरायढेला थाना प्रभारी मनजीत सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छानबीन शुरू की गई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने भूली इलाके से नवजात को सकुशल बरामद कर लिया। विधि व्यवस्था DSP नौशाद आलम ने बताया कि बच्चे की बरामदगी भूली से की गई है। इस मामले में कुछ महिलाओं से पूछताछ चल रही है। ये भी जांच की जा रही है कि घटना के पीछे किसी संगठित बच्चा चोर गिरोह का हाथ तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का हल्ला बोल, 5 से 7 जनवरी तक प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन। झारखंड भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद आदित्य साहू, सांसद दीपक प्रकाश, उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, भानु प्रताप शाही, महामंत्री सह सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा, महामंत्री मनोज कुमार सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, विधायक राज सिन्हा, पूर्व विधायक अनंत ओझा, वरिष्ठ नेता शैलेंद्र सिंह और अभय सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में राज्य के लंबित नगर निकाय चुनावों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार की निकाय चुनाव कराने की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार चुनाव टालने के लिए लगातार बहाने बना रही है, जिससे जनता की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के 49 नगर निकायों, जिनमें 22 नगर पंचायत, 18 नगर परिषद और 9 नगर निगम शामिल हैं, में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि चुनाव दलीय आधार पर और EVM से कराए जाएं। उन्होंने कहा कि आज का भारत डिजिटल भारत है। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक EVM से चुने जाते हैं तो निकाय चुनावों में इससे परहेज क्यों? बाबूलाल मरांडी ने घोषणा की कि भाजपा 5, 6 और 7 जनवरी को सभी नगर निकाय क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेगी। धनबाद में सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत, खड़ी ट्रक में बाइक की जोरदार टक्कर से हादसा। रविवार को सुदामडीह थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। हाई स्पीड में जा रही एक बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से जा टकराई, जिस कारण ये हादसा हुआ है। इस बाइक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में NBCC कॉलोनी निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जैलगोड़ा निवासी दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। वहीं इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही सुदामडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी। मृतकों की पहचान NBCC कॉलोनी निवासी रितेश मोदी और जैलगोड़ा निवासी जीतू पासवान के रूप में हुई है। इन दोनों की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है। इस दुर्घटना के संबंध में स्थानीय निवासी अभिषेक पांडे ने बताया कि पाथरडीह 7 डेज होटल के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक सिंधरी की ओर से आ रहे थे और इसी दौरान 7 डेज होटल के पास खड़ी ट्रक से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक और ट्रक को जब्त कर घटना की जांच में जुट गई। इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं सुदामडीह थाना प्रभारी राहुल सिंह ने कहा कि ट्रक से बाइक की हुई टक्कर हुई, जिसमें 2 युवकों की मौत हुई है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पाकुड़ में रेलवे इंजीनियर के सरकारी आवास में लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस।
पाकुड़ जिले में चोरी की घटनाएं घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। चोरी की घटना पर लगाम लगाने में पुलिस लगातार नाकाम साबित हो रही है। रविवार की देर रात चोरों ने रेलवे कैंपस स्थित एक आवास में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने नकदी सहित जेवर और अन्य सामान पर हाथ साफ किया है। सूचना मिलते ही रेलवे सहित नगर थाने की पुलिस पहुंची और जांच कर रही है। रेलवे के सहायक अभियंता राणा प्रताप यादव ने बताया कि रविवार की देर रात्रि को जब ड्यूटी से वो सरकारी आवास लौटे तो मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ पाया। उन्होंने बताया कि आवास के अंदर जब प्रवेश किया तो अलमारी टूटी पाई, साथ ही सभी सामान बिखरा पड़ा था। सहायक अभियंता ने बताया कि चोर 25,000 रुपया नगद, एक सोने की चेन के अलावा पायल, अंगूठी के साथ अन्य सामान ले गए हैं। सहायक अभियंता ने घटना की जानकारी जीआरपी को दी। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार भी दल बल के साथ पहुंचे और आसपास लोगों से पूछताछ की। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर शहरी क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। साथ ही पुलिस की गश्ती पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। घटना को लेकर जीआरपी प्रभारी प्रीतम कुमार ने बताया कि सरकारी क्वार्टर में चोरी की घटना घटी है और मिली सूचना पर जांच करने पहुंचे थे, लेकिन क्वार्टर एरिया नगर थाना क्षेत्र में रहने के कारण नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की सलाह दी गई है। वहीं नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि जांच की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि सहायक अभियंता के तरफ से थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। थाना प्रभारी ने कहा कि शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अनाधिकृत निर्माण और अवैध व्यवसाय पर नगर निगम सख्त, कई भवनों की जांच नोटिस जारी। रांची शहर में अनाधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और बिना वैधानिक अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ रांची नगर निगम ने सख्ती तेज कर दी है। प्रशासक के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र में लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को वार्ड संख्या 1 के कांके रोड, जवाहर नगर और मिशन गली क्षेत्र में 3 भवनों का भौतिक निरीक्षण किया गया, जहां नियमों के उल्लंघन के गंभीर मामले सामने आए। निगम ने कहा कि बिना नक्शा पारित कराए किसी भी प्रकार का भवन निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके साथ ही रेजिडेंशियल होल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन भी नियमों के विरुद्ध है। इसके बावजूद कई स्थानों पर नियमों को दरकिनार कर निर्माण और व्यवसाय संचालित किए जा रहे हैं, जिस पर अब नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। निरीक्षण के दौरान पहले भवन में इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन पाया गया, लेकिन जांच के दौरान स्वीकृत भवन प्लान प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इससे ये स्पष्ट नहीं हो सका कि संबंधित भवन वैधानिक अनुमति के आधार पर संचालित है या नहीं। दूसरे भवन में हीरामणि देवी द्वारा सड़क मार्ग पर अतिक्रमण कर निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। जांच में ये भी पाया गया कि उक्त निर्माण के लिए कोई वैध नक्शा या अन्य आवश्यक वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। नगर निगम ने इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन माना है, क्योंकि अतिक्रमण से न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा भी प्रभावित होती है। तीसरा भवन लेक कैसल बिल्डिंग में बिना किसी वैधानिक दस्तावेज के होटल का संचालन किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान यहां भी स्वीकृत भवन प्लान और वैध ट्रेड लाइसेंस उपलब्ध नहीं कराया गया। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति होटल या किसी भी प्रकार का व्यावसायिक संचालन पूरी तरह गैर कानूनी है। नगर निगम की टीम ने जांच के दौरान ये स्पष्ट किया कि संबंधित भवनों में संचालित गतिविधियां कमर्शियल होल्डिंग, स्वीकृत भवन प्लान और वैध ट्रेड लाइसेंस के आधार पर हैं या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। इसको लेकर सभी संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 24 घंटे के भीतर सभी आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों के साथ रांची नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम ने साफ किया है कि दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है या आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड भवन उपविधि 2016 के तहत विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत संबंधित भवनों को सील करने तक की कार्यवाही की जा सकती है। रांची नगर निगम ने अवैध निर्माण, अतिक्रमण और गैर कानूनी व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने की बात दोहराई है। निगम प्रशासन का कहना है कि शहर को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और कानून सम्मत बनाने के लिए ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नगर निगम ने आम नागरिकों और भवन स्वामियों से नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि किसी भी प्रकार की कठोर कार्यवाही से बचा जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओलची की लिपि के 100 साल पूरे होने पर संथाली संस्कृति को दिया सम्मान, आदिवासी भाषाओं के समान विकास पर दिया जोर। झारखंड के अपने दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर के करंडीह पहुंची। उन्होंने जयहार थान में परंपरागत पूजा अर्चना की और स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इसके बाद उन्होंने ओल चिकी लिपि के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समापन समारोह में शिरकत की। समारोह में राष्ट्रपति ने ओल चिकी लिपि के विकास और संथाली भाषा को पहचान दिलाने में किए गए प्रयासों की सराहना की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने संथाली भाषा में प्रार्थना गीत भी गाए और जयहार माता से अनुरोध किया कि हमें हमेशा उजाले वाले रास्ते पर ले चलें। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 ऐसे लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने संथाली भाषा और ओल चिकी लिपि के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ओल चिकी लिपि ही नहीं बल्कि पंक्ति में पीछे रह रही अन्य भाषाओं का भी समान विकास होना चाहिए। इस मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि लोक भवन के दरवाजे हर आम आदमी के लिए हमेशा खुले हैं और आदिवासियों के विकास में लोक भवन हमेशा सहयोग करेगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए भाषा और संस्कृति के संरक्षण की अहमियत पर जोर दिया। समारोह में मौजूद लोगों ने बताया कि राष्ट्रपति के संथाली में गाए गए प्रार्थना गीत ने सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम ने संथाली भाषा और ओल चिकी लिपि के महत्व को सामने लाने के साथ साथ युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का भी संदेश दिया। झारखंड में शीतल लहर का कहर, लोहरदगा का न्यूनतम पारा 3 डिग्री पहुंचा, 13 जिलों का पारा 10 डिग्री के नीचे। झारखंड में शीतल लहर चल रही है। 13 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया है। ठंड से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ गई है, साथ ही वायरल फीवर के मामले भी बढ़े हैं। एहतियात के तौर पर 31 दिसंबर तक रांची के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि ठंड के बावजूद तमाम पर्यटक स्थल गुलजार हैं। दिन में अच्छी धूप की वजह से लोग पिकनिक का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं मौसम केंद्र ने 7 जिलों में शीतल लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। इनमें रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी, बोकारो और रामगढ़ जिला शामिल हैं। कई जगहों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम रिकॉर्ड हुआ है। चतरा में कोडीन कफ सिरप बरामद, तस्करों ने सुल्तान घर में रखे थे 42 पेटी। चतरा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र में कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद होने से पुलिस और प्रशासन में हलचल मच गई है। कटिया तूमा पत्रा गांव के एक सुनसान घर से 42 पेटी कोडीन सिरप जब्त किया गया, जिसे तस्करों ने छिपाकर रखा था। ये कार्रवाई अंचलाधिकारी गौरव कुमार राय के नेतृत्व में की गई, जिसके बाद मामले को सिमरिया पुलिस को सौंप दिया गया। गौरव कुमार राय ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गांव के सड़क किनारे स्थित पुराने खपरेल घर में हितामन गंजू पिता स्वर्ग जगदेव गंजू के घर में कोडीन सिरप की बड़ी खेप छिपाई गई है। इस सूचना के सत्यापन के लिए वे खुद टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घर पर बड़ा ताला लगा हुआ था। घर के परिजनों की मदद से ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया तो वहां 42 पेटी कोडीन कफ सिरप मिला। प्रत्येक बोतल पर 200 रुपए का मूल्य अंकित था। बरामद सिरप को जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए सिमरिया थाना पुलिस को सौंप दिया गया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सनोज चौधरी ने सिरप को कब्जे में लेते हुए कहा कि कोडीन कफ सिरप इतनी बड़ी खेप का क्षेत्र में होना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। उन्होंने बताया कि तस्करों द्वारा युवाओं को नशे की लत में धकेलकर मौत के मुंह में पहुंचाया जा रहा था। अब तस्करों की पहचान कर ली गई है और शीघ्र ही नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। सभी को जेल भेजा जाएगा। ये तस्करी सिमरिया क्षेत्र में लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इस भंडाफोड़ के बाद तस्करों में अफरा तफरी मच गई है। कई तस्कर फरार बताए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में नशे की लत युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर के साथ साथ अवैध कोडीन कफ सिरप का धड़ल्ले से सेवन हो रहा है। तस्कर इन नशीले पदार्थों की बिक्री से मालामाल हो रहे हैं, जबकि युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। जामताड़ा एसपी की बड़ी कार्रवाई, थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित। जामताड़ा जिले में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने गंभीरता से लिया है। अपराध नियंत्रण में लापरवाही को लेकर एसपी ने सख्त कदम उठाते हुए जामताड़ा थाना प्रभारी सहित कुल 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इस कार्यवाही से पुलिस महकमे में साफ संदेश गया है कि कर्तव्य में कोताही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जामताड़ा थाना क्षेत्र में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने के आरोप में थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि थाना क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही थीं। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही आवश्यक थी ताकि अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
इसी क्रम में 25 और 26 दिसंबर की रात मेहिजा थाना क्षेत्र में शिरडी ज्वेलरी दुकान में हुई बड़ी चोरी की घटना पर भी सख्त रुख अपनाया गया है। रात्रि गश्ती में लापरवाही और असामाजिक तत्वों पर निगरानी नहीं रखने के आरोप में मेहिजा थाना के एएसआई अजय कुमार, आरक्षी परमेश्वर मंडल, आरक्षी मनबोध कुमार सिंह तथा टाइगर मोबाइल टीम के आरक्षी निशांत चक्रवर्ती और आरक्षी प्रदीप दास को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर किया गया है। एसपी ने स्पष्ट किया कि गश्ती में लापरवाही सीधे जनता की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। ये कार्यवाही ऐसे समय में हुई है जब 24 दिसंबर की शाम जामताड़ा के बालाजी ज्वेलर्स में 4 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर लाखों की डकैती की थी। इस दौरान दुकान मालिक अमन बर्मन को गोली मारकर अपराधी फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिए जाने के बावजूद अब तक न तो आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी है और न ही मामले का खुलासा हुआ है। घायल अमन बर्मन का इलाज दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में चल रहा है। बेंगलुरु में पलामू के मजदूर की निर्मम हत्या, कॉन्ट्रैक्टर पर साजिश का आरोप। पलामू जिले की पोलपोल निवासी 28 वर्षीय युवक संदीप सिंह की बेंगलुरु में निर्मम हत्या कर दी गई। 25 दिसंबर को कर्नाटक के कोलार इलाके में संदीप की हत्या किए जाने की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद संदीप का शव बेंगलुरु से रांची होते हुए पलामू लाया गया। जैसे ही शव गांव पहुंचा, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों की चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया। सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में युवक का अंतिम संस्कार किया गया। संदीप सिंह बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे और वही परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी असमय मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। परिजनों ने कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर नूर सईद पाशा पर हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक के भाई ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर कॉन्ट्रैक्टर के साथ विवाद चल रहा था और इसी विवाद के बाद संदीप की हत्या कर दी गई। परिवार ने स्थानीय प्रशासन के साथ साथ कर्नाटक सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की अपील की है। पुलिस की निगरानी में रखे जब्त सामानों की हो रही चोरी, कार्यप्रणाली व लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। झारखंड पुलिस द्वारा जब्त अवैध सामानों, खासकर नशीले पदार्थों की चोरी होने की घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल के कुछ महीनों में ऐसी कई वारदातें सामने आई हैं जहां पुलिस की कड़ी निगरानी में रखे गए माल को शातिर चोरों या माफियाओं ने गायब कर दिया है, जिससे न केवल सबूतों को नुकसान पहुंचा है बल्कि आरोपियों को कानूनी राहत मिलने का आधार भी तैयार हुआ है। गिरिडीह जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां 5 साल पहले निमिया घाट से जब्त की गई करीब 2000 पेटी शराब की संगठित रूप से चोरी की जा रही थी। सुरक्षा कारणों से इस जब्त शराब को पुराने सर्किट हाउस में रखा गया था। उत्पाद विभाग ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 1 दिसंबर 2025 को स्पेशल ब्रांच के पूर्व एसपीओ शशि सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों पर जब्त शराब की पेटियों को चोरी करके अवैध रूप से बाजार में खपाने का आरोप है। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में तो शातिर चोरों ने सीधे सीधे पुलिस को चुनौती दी। यहां पुलिस की निगरानी में जब्त कर रखे गए लाखों रुपए मूल्य के प्रतिबंधित कफ सिरप कोरेक्स की चोरी हो गई। यह चोरी 21 दिसंबर 2025 की रात हुई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जिस कमरे को सील कर अपना ताला लगाया था, शातिर माफियाओं ने न केवल उस ताले को खोलकर सारा माल गायब कर दिया बल्कि सबूत मिटाने के लिए वहां दूसरा ताला भी लगा दिया। रांची के ओरमांझी थाने में पुलिस की कड़ी निगरानी में रखे गए करीब 200 किलो गांजा चूहे खा गए। पुलिस ने कोर्ट को यह बयान दिया है। घटना 17 जनवरी 2022 को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज केस से जुड़ी है। आरोपी बिहार के वैशाली जिले के बीरपुर गांव का रहने वाला इंद्रजीत राय था। अदालत ने सबूतों की गंभीर खामियों और चूहे वाली कहानी को पुलिस की घोर लापरवाही मानते हुए आरोपी इंद्रजीत राय को बरी कर दिया। चतरा में पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने कर्मियों को बंधक बनाकर पीटा, 3 लाख लूट ले गए। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चतरा इटखोरी मुख्य पथ पर स्थित पांडे महुआ गांव के पास इंदू फ्यूल पेट्रोल पंप पर रविवार देर रात करीब 12:40 में नकाबपोश अपराधियों ने धावा बोलकर लगभग 3 लाख नकद की लूट कर ली। इस दौरान अपराधियों ने ड्यूटी पर तैनात 2 कर्मचारियों लातेहार निवासी दयानंद सिंह और गिद्धौर के सौरभ पांडे को तुरंत रिवॉल्वर के बल पर बंधक बना लिया। अपराधियों ने दोनों से कैश के बारे में से पूछताछ की। विरोध करने या बचने की कोशिश करने पर नकाबपोशों ने उन्हें लात घूंसों से बेरहमी से पीटा, जिससे वे पूरी तरह से दहशत में आ गए और कुछ भी करने में असमर्थ रहे।
अपराधियों ने अपनी पहचान छिपाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। जाते समय वे ऑफिस में लगा सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर और वाईफाई का पूरा सेटअप उखाड़कर अपने साथ ले गए ताकि पुलिस को कोई फुटेज या सुराग न मिल सके। यही नहीं, उन्होंने दोनों बंधक बनाए गए कर्मियों के मोबाइल फोन भी छीन लिए, जिन्हें बाद में घटनास्थल से कुछ दूरी पर फेंक दिया गया। घने कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार थमी। धनबाद में राजधानी समेत कई ट्रेनें 8 से 16 घंटे लेट। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है, जिन्हें लंबी रूट पर देरी और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। धनबाद स्टेशन पर हावड़ा और सियालदह राजधानी एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें 16 घंटे से अधिक की देरी से पहुंची। सुबह पहुंचने वाली ट्रेनें देर रात स्टेशन पर आईं, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। नई दिल्ली से सियालदह जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अपने तय समय से करीब 16 घंटे 26 मिनट की देरी से धनबाद पहुंची। यह ट्रेन सुबह पहुंचने वाली थी, लेकिन रात लगभग 10:44 में स्टेशन पर आई। वहीं 28 दिसंबर को नई दिल्ली से खुलने वाली यह ट्रेन भी करीब 8 घंटे 30 मिनट की देरी से रवाना होगी। इसी तरह नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस भी लगभग 16 घंटे 21 मिनट देर से धनबाद पहुंची। इसके अलावा जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस करीब 3 घंटे और नेताजी एक्सप्रेस लगभग 6 घंटे की देरी से स्टेशन पहुंची। अन्य कई ट्रेनें भी 4 घंटे तक विलंब से चल रही हैं। रेल प्रशासन ने बताया कि कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों को धीमी गति से चलाया जा रहा है, ताकि सुरक्षा बनी रहे। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लें और अपने सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। ऑपरेशनल कारणों से रांची एयरपोर्ट पर 4 उड़ानें रद्द, यात्री हुए परेशान। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सोमवार को कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि ऑपरेशनल कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया है। अचानक फ्लाइट रद्द होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रद्द की गई उड़ानों में कोलकाता, दिल्ली और पटना रूट की इंडिगो फ्लाइटें शामिल हैं, जो रांची से रोजाना बड़ी संख्या में यात्रियों को जोड़ती हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति संबंधित एयरलाइन या आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जरूर जांच लें। साथ ही एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों को समय पर जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्यपाल ने कहा, लोक भवन का द्वार राज्य के हर नागरिक के लिए सदैव खुला है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि लोक भवन का द्वार राज्य के हर नागरिक के लिए सदैव खुला है। जनजातीय भाषाओं, लोक कलाओं और सांस्कृतिक आयोजनों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी लोक भवन सदैव सहयोगी रहेगा। साथ ही लोक भवन आम जनों के हितों के संरक्षक की भूमिका में रहेगा। राज्यपाल सोमवार को जमशेदपुर में आयोजित ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाषा और संस्कृति सिर्फ अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। यह शताब्दी समारोह भी इसी समावेशी विकास की भावना का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि यह महोत्सव लोक संस्कृति और सामुदायिक एकता का उत्सव है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा 2003 में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उस वक्त मैं अटल मंत्रिपरिषद का सदस्य भी था। ओल चिकी लिपि के सृजन में पंडित रघुनाथ मुर्मू का अतुलनीय योगदान रहा है। ओल चिकी लिपि सिर्फ लिपि ही नहीं, बल्कि संथाली समाज की वैचारिक चेतना, सांस्कृतिक गरिमा और पहचान का प्रतीक है। इस लिपि ने शिक्षा, साहित्य और शोध के क्षेत्र में सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। राज्यपाल ने कहा कि ओल चिकी लिपि शताब्दी समारोह का आयोजन सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति और अस्मिता का सजीव उत्सव है। राष्ट्रपति के आने से संपूर्ण राज्य में हर्ष और उत्सव का वातावरण है। राष्ट्रपति सामाजिक न्याय, जनजातीय उत्थान और महिला उत्थान की जीवंत प्रतीक भी हैं। उनके आने से यह समारोह ऐतिहासिक और प्रेरणादायी बन गया है। ये वही भूमि है जहां जमशेदजी टाटा ने औद्योगिक विकास के साथ सामाजिक समरसता की मजबूत नींव रखी थी। 2 महीने बाद भी सऊदी से गिरिडीह नहीं पहुंच सका विजय का शव। जांच में उलझे परिजन, गोली लगने से हुई थी मौत। डुमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मदगोपाली पंचायत के दूधपनिया गांव निवासी प्रवासी श्रमिक विजय कुमार महतो की 2 माह पहले गोली लगने से मौत हो गई थी। सऊदी अरब में 15 अक्टूबर की शाम विजय को गोली लगी थी और 24 अक्टूबर को इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना को बीते 2 महीने से अधिक का समय होने के बावजूद विजय की लाश अभी तक उसके गाँव नहीं पहुंच सकी है और न ही किसी तरह का मुआवजा मिला है। ऐसे में घर का हर सदस्य मायूस है। कमाऊ पुत्र की मृत्यु से अधेड़ माता पिता भी परेशान है। वहीं पत्नी की हालत अभी भी बेहतर
बेहतर नहीं हो सकी है। विजय के घर के हालात को जानने जब टीम उसके घर पर पहुंची, यहां विजय के पिता सूर्य नारायण महतो से बात की। उन्होंने बताया कि कोई मदद नहीं मिल रही है, सिर्फ एनओसी मांगा जाता है। जिस कंपनी ने विजय को हायर किया था वो भी कुछ नहीं बोल रही है, ना मुआवजे की बात की जा रही है और ना ही शव इंडिया लाने की। उस पर धमकी दी जाती है कि एनओसी नहीं देंगे तो शव को सऊदी में ही दफना दिया जाएगा। क्या ऐसा होता है? हमें तो शव और मुआवजा दोनों चाहिए। मृतक की पत्नी बसंती देवी का रो रोकर बुरा हाल है। बसंती हर बात पर रोने लगती है। वो बार बार कहती है कि उसकी जिंदगी में अंधेरा हो गया, घर में पैसा नहीं है, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ फीस बाकी है, स्कूल वाले नाम काटने की धमकी दे रहे हैं, समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।